युद्ध स्तर पर जारी है कोटपुतली में चल रहा ऑपरेशन जिंदगी। इस बच्ची को बचाना है, 3 साल की इस मासूम को बचाना है, क्योंकि 27 घंटे से ज्यादा समय से यह 3 साल की मासूम बच्ची फंसी हुई है। कल दोपहर करीब 2 बजे चेतना नाम की यह बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। 700 फीट के बोरवेल में 120 फीट नीचे ये मासूम फंसी हुई है। बोरवेल में बच्ची को पहुंचाई जा रही है फिलहाल ऑक्सीजन, ताकि चूंकि जमीन के जितना नीचे जाते हैं, धरती के जितना नीचे जाते हैं, वहां ऑक्सीजन कम होता जाता है और इस लिहाज से बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है लगातार, ताकि सांस लेने में उसे कोई दिक्कत ना हो। रेस्क्यू में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमें जुटी हुई हैं। संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन रात में सुबह चलता हुआ दिखाई दिया। बाकायदा कैमरास लगाए गए हैं ताकि बच्ची की मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रशासन का जुगाड़ वैसे दुखद बात है कि फिलहाल विफल होता हुआ नजर भी आया है। पाइलिंग मशीन बुलाकर गड्ढा खोदने पर अब विचार किया जा रहा है। रेस्क्यू में देरी होता देख परिजन और ग्रामीण काफी चिंतित हो गए हैं। रेस्क्यू के बाद केवल 30 फीट ऊपर ही लाया गया है। तो 3 कैमरों की नजर से न्यूज 18 राजस्थान की टीम की आप ये खबर देख रहे हैं। किस तरह से एक कैमरे नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जुटी हुई है। जहां बोरवेल का सिरहाना है या बिल्कुल ओपन है, जहां से बोरवेल, वहां से कैमरा डालकर ऑक्सीजन डालकर बच्ची की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बच्ची को सांस देने का काम किया जा रहा है। कैमरे से किस तरह से आउटपुट जा रही है, जो कैमरे से तस्वीर बच्ची के अंदर की मूवमेंट की आ रही है, वो टीवी स्क्रीन पर मॉनिटर पर आप देख सकते हैं। कैमरे 3 की नजर में देख सकते हैं आपकी दिन और रात लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। 26 घंटे का वक्त हो चुका है बच्ची को बचाने के लिए। पूरी मशक्कत की जा रही है। हुक लगाकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। पहले यही विचार किया गया कि जो इंतजाम है उनको इस तरह से देखा जाए कि बच्ची हुक में फंसाकर या एक रिंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। और फिलहाल अभी विचार ये किया जा रहा है कि पैरेलल यानी कि इस बोरवेल के समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाए। इस गड्ढे को खोदने के बाद फिर बच्ची को निकालने की कोशिश की जाए क्या। अभी फिलहाल इसी पर विचार चल रहा है। हीरालाल से अपडेट लेते हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हीरालाल। बताएं अभी क्या अपडेट है। मैं बताना चाहूंगा कि 27 घंटे का समय बीत चुका है। जो चेतना नाम की जो बालिका, 3 वर्षीय बालिका है, जो इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी, लगातार उसको बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है वो कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू करने का जो प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है कि जो पाइलिंग मशीन है जिसकी बात कल से चल रही थी, उसका आज इंतजार किया जा रहा है। 27 घंटों के बाद आज पाइलिंग मशीन को बुलाने पे विचार विमर्श हुआ। उसके बाद निर्णय लिया गया कि पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया जाए और इस गड्ढे के पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे के जरिए उस बालिका को रेस्क्यू किया जाए। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जो देसी जुगाड़, जो उनका जो टेक्निक थी, उसके जरिए लगातार जो 27 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देखेंगे कि जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है, लगातार बच्ची को एक कैमरा इस गड्ढे के, बोरवेल के गड्ढे में डालकर उस मॉनिटरिंग की जा रही है। उस गड्ढे में कैमरे के जरिए उसकी जो हलचल है, जो उसकी मॉनिटरिंग है वो देखी जा रही है, की जा रही है, ताकि बच्ची के मूवमेंट का पता चल सके। लेकिन जो बच्ची का मूवमेंट है वो कहीं काफी समय से देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन लगातार है जो प्रशासनिक अधिकारी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बच्ची बालिका इस बोरवेल में गिरी है उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाइलिंग मशीन जिसको कल आना था, समय रहते उस पाइलिंग मशीन को अगर बुला लिया जाता तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब का खत्म हो जाता। पिछले 27 घंटों से लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम जो एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जो अधिकारी हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। 27 घंटों से एनडीआरएफ वाले उनसे बोले, वो एफआई वही है। एनडीआरएफ के जो है ना बॉस वही है, इंचार्ज वही है।
ये पुलिस अधिकारी हैं जो बात करने में असमर्थ है। इनका कहना है कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो ही पूरी जानकारी दे पाएंगे, लेकिन जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो भी मीडिया के सामने बात करने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं कि जो जिस प्रकार की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं जो सामंजस्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच जो सामंजस्य होना था वो तालमेल कहीं देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो असमंजस्यता थी, उसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो समय हो रहा है, जो डिले हो रहा है, वो इस सामंजस्य का अभाव देखने को जो मिला है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासनिक जो कार्यशैली उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जी हीरालाल, ये डिसीजन कब तक लिया जाएगा? किस तरह से विचार किया जा रहा है कि भाई पैरेलल एक और गड्ढा खोदा जाए, समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाए, उसके लिए फिर पाइलिंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस डिसीजन को कब तक ले लिया जाएगा? इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, या फिर जो अभी तक जो भी टेक्निक आजमाई गई है उसी पर भरोसा जताया जाएगा? जी देखिए, सबसे अब जो इंतजार हो रहा है वो पाइलिंग मशीन का इंतजार किया जा रहा है। जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेंगी उसके बाद यहाँ पैरेलल गड्ढा खोदने का जो कार्य है वो किया जाएगा। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाइलिंग मशीन है वो फरीदाबाद हरियाणा से मंगवाई जा रही है, जिसको आने में अभी काफी समय लगेगा। साथ ही जो पाइलिंग मशीन के द्वारा जो गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया है उसमें जो पाइप दिए जाएंगे वो दूर क्षेत्र से मंगवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोनों जगह से जो पाइलिंग मशीन और पाइप मंगवाने का जो कार्य है वो काफी समय उसमें व्यतीत होगा। अभी वो प्रशासनिक अधिकारियों को ये तक पता नहीं कि कितना समय पाइलिंग मशीन को यहाँ पहुंचने में लगेगा, क्योंकि जब बात कल से हो रही थी, एसडीआरएफ की टीम के अधिकारियों ने कल ये ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन के तौर पे ये बात रखी थी कि पाइलिंग मशीन को यहाँ बुला लिया जाए ताकि ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। लेकिन सामंजस्य का अभाव होने के चलते कहीं ना कहीं है जो इस ऑपरेशन में देरी जरूर हो रही है। आज जब जाकर उनको ये महसूस हुआ, क्योंकि उनका जो जुगाड़ टेक्निक था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया। उसके बाद इन्होंने पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने की जो है चर्चा की, विचार विमर्श किया, उसके बाद निर्णय लेकर पाइलिंग मशीन को बुला लिया जाए। हालांकि हमने सुबह एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने कहा था कि पाइलिंग मशीन रवाना हो सके, लेकिन सुबह से लेकर अब शाम के 7 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक पाइलिंग मशीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल हीरालाल, और जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है तो जो परिवार है उसकी भी धैर्य क्या जवाब दे रहा है। जाहिर तौर पर अगर 27 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी कुछ स्थिति बच्ची चेतना को बाहर निकालने को लेकर कुछ साफ नहीं हो पा रही है, तो जो परिवार वाले हैं उनको ढांढस देने की ज़रूरत है, उन्हें संभल देने की ज़रूरत है। उन्हें संभल देते हुए ये बताने की ज़रूरत है कि हम सब चेतना के साथ हैं, हम सब चेतना के लिए दुआ कर रहे हैं। और पूरी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासनिक और पुलिस अमला भी वहां पर चेतना को निकालने के लिए, बचाने के लिए बाहर जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान की भी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार 27 घंटे से वहां पर मौजूद और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। नजर रखेंगे, आगे बात करेंगे, अपडेट लेंगे। हीरालाल, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। को बचाने की जंग जारी, कई घंटे से बोरवेल में फंसी है बच्ची, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। लम्हा लम्हा वक्त बीत रहा है और बीतते वक्त के साथ परिवार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 3 साल की चेतना पिछले कई घंटे से बोरवेल में फंसी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम उसके रेस्क्यू की कोशिश में लगी है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। 700 फीट गहरे बोरवेल में चेतना 150 फीट पर अटकी थी, जिसे एलबैंड की मदद से करीब 25 फीट ऊपर खींचा गया, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार प्रशासन से बच्ची को सकुशल बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। मैं तो यही सोचू छू भगवान सबकी दुआ लागा और सही सलामत बाहर निकले। चेतना को बाहर निकालने में प्रशासन को बार बार असफलता मिल रही है। कई घंटे से बोरवेल में भूखी प्यासी बच्ची की हालत क्या होगी कोई भी समझ सकता है। हालांकि कुछ वक्त पहले उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए जो कैमरा बोरवेल में डाला गया उसमें उसका मूवमेंट दिखा, लेकिन काफी वक्त तक कोई मूवमेंट न दिखने पर दूसरा कैमरा बोरवेल में डाला गया। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किसी तरीके से ग्रिप कर लिया जाए। उसके लिए हमें दिक्कत ये आ रही है कि उसके चारों तरफ जो मिट्टी जमा हो रखी है और कुछ नमी की वजह से मिट्टी जो है वो सेट हो गई है उसके चारों तरफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक पत्ती नुमा हमने जुगाड़ तैयार किया, उस पत्ती नुमा जुगाड़ से हम पीछे की तरफ से जो बोर है उसकी मिट्टी को कुरेद के हम जगह बना रहे हैं और वहाँ से फिर हम
इक्विपमेंट डाल के उसको बाहर ले लेंगे बच्चे को। चेतना को बाहर निकालने की 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब सबकी निगाहें चौथे प्रयास पर लगी हैं। बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन कम जगह होने के चलते उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा सका। आइए आपको बताते हैं कि सोमवार दोपहर हादसा कैसे और कितने बजे हुआ। दरअसल जिस बोरवेल में 3 साल की चेतना गिरी है, उसके पाइप सोमवार सुबह 11 बजे ही निकाले गए थे। खेलने के दौरान बच्चों ने उसे हटा दिया। बताया जा रहा है कि अपनी बड़ी बहन काव्या के साथ खेलते वक्त चेतना का पैर फिसल गया और वो बोरवेल में जा गिरी। हादसा सोमवार दोपहर 1:50 पर हुआ। इसके बाद दोपहर 2 बजे पुलिस को सूचना दी गई। 3:30 बजे मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद 3:45 बजे ऑक्सीजन पहुंचाई गई। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ मौके पर पहुंची। 8:45 बजे बोरवेल रेस्क्यू के देसी जुगाड़ एक्सपर्ट जगराम एंड कंपनी मौके पर पहुंची। रात 9:30 बजे अम्ब्रेला और रिंग रॉड से रेस्क्यू शुरू किया गया। रात 1 बजे अम्ब्रेला और रिंग रॉड से रेस्क्यू का पहला प्रयास असफल रहा। रात 3 बजे रेस्क्यू का दूसरा प्रयास भी असफल रहा। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में 2024 में हुए बड़े बोरवेल हादसों पर। 25 मई अलवर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, बचाया गया। 28 अगस्त दौसा के रामगढ़ पंचवारा इलाके में बोरवेल में एक किसान गिरा, जिसकी मौत हो गई। 18 सितंबर दौसा के बांदी कुई में 2.5 साल की मासूम बोरवेल में गिरी, जिसे बचा लिया गया। इसके बाद 25 अक्टूबर दौसा के लालसोट क्षेत्र में मिट्टी ढहने से बोरवेल में गिरा एक किसान, जिसकी मौत हो गई। 20 नवंबर बाड़मेर के गुड़ा मलानी में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, जिसकी मौत हो गई। 9 दिसंबर दौसा के काली खांड गाँव में बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा, जिसकी मौत हो गई। कोटपुतली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। उदयपुर में 9 अक्टूबर को एक थाई युवती को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार बदमाशों का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वरूपगंज का हिस्ट्री शीटर उदयपुर पुलिस के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वारदात के बाद जब सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत बदमाशों को पकड़ने होटल पहुंचे तो स्वरूपगंज का हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर हिमांशु सिंह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद सुनील बिश्नोई उसे पकड़कर थाने ले गए। कई बार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यह वीडियो राजस्थान पुलिस का अपराधियों में खौफ को दर्शाता है। उदयपुर में थाईलैंड की युवती को गोली मारने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और बदमाशों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की थी। काफी देर तक आरोपी राहुल पैर पकड़ते रहा और मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, ये सब कहता रहा। घटना के बाद का ये वीडियो सीसीटीवी वाला अब वायरल हो रहा है। डीग के पहाड़ी मेवात इलाके में दिन दहाड़े नाबालिग के अपहरण का एक मामला सामने आया है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब छात्रा परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर बदमाश फरार हो गए। इस दौरान साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण। परीक्षा केंद्र के बाहर से किया अगवा। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। अब तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। डीग के पहाड़ी कस्बे के केसरी सिंह राजकीय विद्यालय के बाहर का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नाबालिग के अपहरण की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 10वीं की छात्रा पेपर देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही थी। आप देख सकते हैं कि छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ बिना किसी डर के चल रही है। उसी दौरान गाड़ी से उतरकर एक बदमाश उसे जबरन गाड़ी में बैठाता है। उसकी साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने इस दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गए। डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है।
कुछ बुलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बुलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है उसकी जो साथी छात्रा है वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि करीब 1 साल पहले छात्रा की शादी आटा साटा प्रथा के तहत गोपालगढ़ थाना इलाके में हुई। शादी के बाद विवाद होने पर छात्रा अपने पिता के घर रह रही थी। पीड़ित परिवार ने छात्रा के ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पति, देवर और ससुर के खिलाफ अपहरण और दहेज का मामला भी दर्ज कराया है। पहाड़ी कस्बे का जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके सामने से कुछ लोग एक लड़की का अपहरण करके ले गए हैं। तो उस सूचना पे ये सूचना थी कि गोपालगढ़ की तरफ निकले हैं, तो हमने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई थी और उसके बाद हमने घटना का अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, 14 साल उसकी उम्र है, उसकी शादी गोपालगढ़ के लड़के शेखर से हुई थी और जो लड़की का पिता है उसको लड़की को अपने ससुराल भेज नहीं रहा था। इस वजह से वो जो पति है वो उसका बोलेरो में डाल के और अपहरण करके ले गया। 3 टीमें लगी हुई है, SHO गोपालगढ़, SHO पहाड़ी और DST टीम, तीनों टीमें लगी हुई लगातार कल से ही, और आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही इनका घटना का खुलासा किया जाए। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी, जिसके बाद लड़की को वो अपने घर ले आए। तब से वो अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बहरहाल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया, उससे इतना तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरती सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन कई बार हुस्न का जाल कंगाल कर जाता है। जयपुर पुलिस ने ऐसी एक हसीना को गिरफ्तार किया जो शादी को व्यापार समझती थी। सूरत ऐसी कि जो देखे हो जाए बेकरार। हसीना के लिए शादी है व्यापार। शादी के बाद गहने कैश लेकर हो जाती फरार। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को कैसे किया गिरफ्तार। तीखे नैन नक्श, मासूम चेहरा, सूरत ऐसी कि आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाए। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन रुकिए, हुस्न का ये वो जाल है जो अच्छे अच्छों को कंगाल बना दे। जयपुर पुलिस ने देहरादून की रहने वाली इस शातिर हसीना को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की के खिलाफ जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले एक ज्वेलर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया था कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसने 2023 में देहरादून की निक्की से कोर्ट मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही निक्की गहने नकदी लेकर भाग गई। इतना ही नहीं, निक्की ने ज्वेलर और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया, जिसमें एफआईआर लग गई। इसके बाद पीड़ित ने डीसीपी पश्चिम अमित कुमार से मिलकर उन्हें अपनी आपबीती बताई। जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने है, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को रजिस्टर करा के और वर की तलाश में जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनसे संपर्क करके और फिर शादी करके और एक सेट एसओपी के माध्यम से उनसे शादी करना, फिर उस परिवार पे मुकदमा दर्ज कराना ताकि परिवार इसका पीछा नहीं करे और उस मुकदमे के नाम से फिर एक्सटॉर्शन करना। मुरलीपुरा थाना प्रभारी के मुताबिक निक्की शादी के नाम पर लूट खसोट का ये खेल
साल 2013 से खेल रही है। हसीना के लिए शादी है व्यापार। 2013 आगरा के व्यापारी को पहला शिकार बनाया। शादी के बाद परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। समझौते के तौर पर 75 लाख रुपए ऐंठे। साल 2017 जब गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने शादी की, समझौते के तौर पर 10 लाख रुपए लिए। साल 2023 जयपुर के व्यवसायी से शादी की, 36 लाख के गहने नकदी लेकर फरार हुआ। हिमा अग्रवाल ने पहले न्यू आगरा पुलिस थाना व गुरुग्राम महिला थाना में भी इसने एफआईआर करवाई है परिवार व पति के खिलाफ, जो दुष्कर्म संबंधी प्राकृतिक मैथुन संबंधी धाराओं में दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। यही प्रकरण इसकी जो तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं, न्यू आगरा में, एक गुरुग्राम में, एक जो जोटवाड़ा का परिवादी है उसके खिलाफ देहरादून में। तीनों ही प्रकरण एक ही मोडस ऑपरेंडी के हैं, एक ही एफआईआर का ट्रेंड है। और तीनों ही प्रकरणों में खास बात यह रही कि जब ये जो शादी करी है, जिन पतियों से जुड़ी, वो जीवनसाथी.com और शादी.com एप्लीकेशन के माध्यम से ही संपर्क किया है। अब लुटेरी दुल्हन की मॉडस ऑपरेंडी समझ लीजिए। रईस जादों को बनाती थी निशाना, मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाशती थी शिकार, अमीर व्यापारियों और पेशेवरों को चुनती थी, दौलत और व्यवसायों की लेती थी जानकारी। शादी के 4-5 महीने बाद करती थी वारदात। पुलिस संभावना जता रही है कि इस शातिर लुटेरी दुल्हन से पूछताछ में कई कारनामे सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड, टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा।